हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा का पार्ट 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक तथा प्रवाह में क्या अंतर होता है। साथ ही डिस्कस करेंगे यहां पर स्टॉक तथा प्रवाह के बाद कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो आय का चक्रीय प्रवाह है वो क्या है, और उसके अंदर जो वास्तविक प्रवाह है और मौद्रिक प्रवाह है वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर। तो रवि कश्यप सर को हटा देते हैं यहां पर और लेके आते हैं किसको, स्टॉक तथा प्रवाह को। देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्टॉक और प्रवाह में अगर मैं अंतर बताने की कोशिश करूं तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम हर चीज को मेजर करते हैं, हर चीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके घर में कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आपके घर में क्या रखी हुई है, चीनी रखी हुई है। कौन से डब्बे में चीनी रखी हुई है, ठीक। और उसके अलावा एग्जाम्पल के लिए आपकी पॉकेट मनी, ठीक है, वो कितनी है, पॉकेट मनी वो कितनी है। अब ये दो तरह की चीजें जिन्हें हम क्या करना है, मेजर करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो आगे इसको मेजर करने से पहले, स्टॉक या प्रवाह में बताने से पहले इन मात्राओं को पहले यह पता करना पड़ेगा कौन सी गति में है, कौन सी गति में नहीं है। गति का मतलब जिसमें परिवर्तन हो रहा है और जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जो चीज गति में नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको हम आसानी से माप सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं या उसकी मेजर कर सकते हैं। तो उससे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्टॉक। जो गति में नहीं है, ध्यान रखना क्या पड़ेगा, जो गति में ना हो, गति में ना हो। एग्जाम्पल, गति में ना हो का मतलब यहां पर आ गया स्टॉक, अभी समझाऊंगा कैसे। और जो गति में हो उसे क्या बोलेंगे, प्रवाह। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि स्टॉक और प्रवाह का मतलब क्या होता है, समझो। स्टॉक का मतलब होता है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, जिसको एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। निश्चित बिंदु का मतलब क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो इसे एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके घर में भी फैन चल रहा है? अगर वो फैन चल रहा है, ठीक है, और वो क्या है, गति में है, तो आप जरा मुझे बताइए, करेक्ट एक निश्चित बिंदु लेते हैं हम, 1 बजकर, मेरे एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, या करेक्ट 1 सेकंड, जैसे 1 मिनट चालू हो, उसके बाद उसने देखिए 1 मिनट में उसने कितने चक्कर काटे। 1 मिनट में तो अगर हम उसको थोड़ा सा स्लो करते तो आप बता देंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं करेक्ट 7:15 पे कितने चक्कर काटे तो आप नहीं बता पाएंगे। देखो अभी भी कई सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या सर ये चक्कर वक्कर बता रहे हो। एक सिंपल सा, पहले घर में ही आ जाते हैं। आपकी जो घर पे टंकी रखी हुई है उसमें जो पानी रखा हुआ, टंकी में जो पानी भरा हुआ है, क्या वो घट रहा है, बढ़ रहा है? नहीं। तो आप जब 7 बजे उस टंकी को चेक करने जाएंगे तो आप बता देंगे जी उसमें 100 लीटर पानी है, उसमें 200 लीटर पानी है ना। तो करेक्ट 7 बजे, 7:15, 7:20, एक क्या हो गया, एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित माप है। निश्चित बिंदु पर क्या करते हैं, उसे हम माप करते हैं जाके। लेकिन अगर उस टंकी में मोटर चल के पानी भर रहा है, मोटर चल रही है और पानी भर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उस टंकी में कितना पानी है? नहीं बता सकते, क्योंकि वो पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या है, गति में। तो जो चीज चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, उसको आप स्टॉक नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसे एक निश्चित बिंदु पर नहीं मापा जा सकता। तो फिर कैसे मापेंगे? उसे एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है, समय अवधि में मापा जाता है। यह समय अवधि क्या हो गया, समय अवधि मतलब हो सकता है 1 मिनट, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 साल, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे हम, समय अवधि। अब जैसे मैं पुराने वाला एग्जांपल ले रहा था, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो चीनी का डब्बा रखा है, उसमें जो चीनी रखी हुई है, तो वो क्या है, उसमें बदलाव हो रहा है या स्थिर है? स्थिर है। तो वो क्या हुआ, एक स्टॉक हुआ जिसे एक निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है। हाँ जी, चीनी का डब्बा निकाल लीजिए, इतने किलो है, 5 किलो है, 2 किलो है, 1 किलो, आधा किलो है ना, ऐसे ही। लेकिन पॉकेट मनी आपकी, मान लेते हैं, मैं कहता हूं मंथ की आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज है, मंथ की आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज है। यहां तो मंथ आ गया, मंथ मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक।
तो ये तो समय काल आ गया, और जहां समय काल आ गया वो क्या बन जाएगा जी, वो बन जाएगा प्रवाह। ऐसे ही मैं आपसे एक एग्जांपल पूछना चाहूंगा, ये मैंने समझा दिया समय प्रवाह और स्टॉक क्या होता है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी, दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है जो भी है करंट में, वो स्टॉक है या प्रवाह, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा तो मैं करेक्ट करूंगा, आपको बताऊंगा। सॉरी, सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा तो मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा। चलिए, तो पहले हम इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं एंड देन इसे कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखिए, स्टॉक की डेफिनेशन क्या बोल रहा है, स्टॉक किसी वस्तु की समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2015 को आपके खाते में 10,000 रुपए, 1 जनवरी 2015 को आपके खाते में कितने हैं 10,000 रुपए, ना तो बढ़ रहे ना घट रहे, स्थिर है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक की डेफिनेशन में क्या मेन डालना है, एक निश्चित बिंदु, ये लाइन बहुत जरूरी डालने वाली है, अगर ये नहीं डालेंगे डेफिनेशन में कट हो जाएगा आंसर। ऐसी प्रवाह की डेफिनेशन देखो क्या बोली है, प्रवाह किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक विशिष्ट अवधि, यहां पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, विशिष्ट अवधि में मापा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए उदाहरण, प्रतिदिन 5 रुपए जेब खर्च है, आपका जो जेब खर्च है वो प्रतिदिन 5 रुपए, प्रतिदिन का मतलब हो गया ना सुबह से लेकर शाम तक, मतलब पूरे दिन का जो खर्च है वो 5 रुपए, तो ये प्रतिदिन, यहां पे क्या आ गया, इसमें आ गया समय काल, एक दिन, एक महीना, एक साल, एक मिनट, एक घंटा, ये सब क्या होता है, समय काल होता है। तो कोई भी चीज इस चीज के लिए मेजर की जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रवाह बोलेंगे। अब इसी के बेस पर आप यहां पर नीचे देखो अंतर दिया होगा, उसको याद कर सकते हैं। स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें बस एक सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, कौन सा, स्टॉक का समय काल नहीं होता, लेकिन प्रवाह का समय काल होता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है प्रति घंटा, प्रति मास, प्रति वर्ष, ये मैंने आपको बताया। दूसरा, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, अगर स्टॉक जो होगा उसी हिसाब से प्रवाह क्या होगा, कम या ज्यादा होगा, वैसे ही जितना प्रवाह होगा वो स्टॉक को भी प्रभावित करेगा, ये चीज आप याद रखना। नीचे देखो क्या बोला हुआ है, अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाओं को स्टॉक नहीं होता, जैसे कि आयात निर्यात। आप आयात निर्यात को स्टॉक बता सकते हैं कितना होगा, कितना माल गया, कितना गया आया एक साल के अंदर, वो स्टॉक नहीं होता, वो हमेशा क्या होगा, प्रवाह ही होगा। और ऐसी आयात निर्यात के केवल प्रवाह की अवधारणाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि स्टॉक की, मतलब ये डिफरेंस बना दिया गया, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा मैं एग्जांपल नहीं दे सकता, ठीक है। आप मुझे अपनी तरफ से कोई एग्जांपल सजेस्ट कर दीजिए कमेंट में कि सर स्टॉक का एग्जांपल ये होता है और प्रवाह का ये होता है, ठीक है। एक टॉपिक तो आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए ये रेडी करना है। अगला टॉपिक क्या है, स्टॉक तथा प्रवाह के बाद, स्टॉक तथा प्रवाह के बाद अगला टॉपिक है बेटा यहां पर आय का चक्रीय प्रवाह। अब आय का चक्रीय प्रवाह से आपको पहले ये समझिए कि हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको समझिए पहले, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं और क्या बोलने लगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, बेटा गलत है वो, नहीं, सही क्या होगा, 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कौन सा, परिवार क्षेत्र, आप और मैं जिसमें आते हैं, जो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं, परिवार क्षेत्र। दूसरा जो इसमें आता है वो क्षेत्र आता है जो उत्पादन करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेटा उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तीसरा जो इसमें आता है वो आता है बेटा इसमें अंदर सरकार, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं माल को खरीदती है और बेचती है, डैम बना रही है, ब्रिज बना रही है, स्कूल बना रही है, तो खर्चा तो वो भी कर रही है, तो वो हमारा इसके अंदर आएगा, उसे बोलेंगे हम सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, है ना। और चौथा जो क्षेत्र आ रहा है हमारा यहां पर, वो कौन सा है, विदेशी क्षेत्र, जिसे आप शेष विश्व भी बोल सकते हैं, विदेशी क्षेत्र जिसको आप बचा हुआ विश्व भी बोल सकते हैं, विदेशी क्षेत्र जिसको हम शेष विश्व, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अलावा जितना भी देश है उसे हम शेष विश्व पुकारेंगे, ठीक है। नाउ अब ये हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं अलग अलग, क्योंकि यही इकोनॉमी में क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, भोग करते हैं, खर्च करते हैं। तो क्या करते हैं ये भी समझ लेते हैं। जो परिवार क्षेत्र खर्चा करता है बेटा उसे बोलते हैं उपभोग, याद रखना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उपभोग, ठीक।
जो उत्पादक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कार्य करता है और पैसा खर्चा करता है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मली उसे बोलते हैं निवेश। इसको बोलेंगे सी कंजम्पशन, इसको नहीं बोलेंगे निवेश आई। और ये क्या करता है? ये करता है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय कहां? देखो सरकार कोई एक्चुअल में इंसान तो नहीं है, सरकार को तो इंसान नहीं मतलब हम चुन के कुछ लोगों को भेजते हैं जो सरकार है ना। तो वो जो पैसा खर्च करती है वो अपने लिए नहीं करती है, वो हम लोगों के लिए करती है। नालियां बनवाना, सड़कें बनवाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, तो ये क्या है? ये सरकारी व्यय। ठीक है, तो उस सरकारी व्यय के अंदर ये तो डिनोट किया जाएगा इसको सी से, जी से, इसको डिनोट किया जाएगा जी से। नेक्स्ट फिर आता है विदेशी क्षेत्र, जिसके अंदर आता है निर्यात तथा आयात, निर्यात माइनस आयात, इसको एनएक्स से डिनोट किया जाएगा शुद्ध निर्यात। तो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं। अब इन्हीं के बीच पैसों का लेन देन होता रहता है, पैसा कभी इसमें जा रहा है, कुछ भी इसमें आ रहा है। तो इन 4 क्षेत्रों से 3 मॉडल निकल के आ रहे हैं। अगर हम इनकी स्टडी करें तो इसे बोलते हैं 2 क्षेत्रीय मॉडल, 2 क्षेत्रीय मॉडल। अगर हम इन 3 की स्टडी करें तो उसे बोलते हैं 3 क्षेत्रीय मॉडल। 3 क्षेत्र में पैसों का लेन देन कैसे हो रहा है, मॉडल। अगर हम चारों की करें तो उसे बोलते हैं 4 क्षेत्रीय मॉडल। इन 4 क्षेत्रों में कैसे पैसों का आवागमन हो रहा है। अब अच्छी बात क्या है, आपके सिलेबस में ये 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय नहीं है, आपके सिलेबस में केवल 2 क्षेत्रीय है। 2 क्षेत्रीय का मतलब आपको किसके बारे में पढ़ना है? परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, डिस्कस करें इसको। चलिए, तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, और अगर मैं तो मिटा दे रहा हूं भाई, ठीक है। ओके, नाउ अब इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह ये क्या होता है? देखिए, आय का चक्रीय प्रवाह समझो क्या होता है। आपने सुना होगा जो पैसा है उसे लोग बोलते हैं पैसा तो जी हाथ का मैल है। हाथ का मैल है, जो भी कई बार मूवी बन गए हैं, हाथ का मैल है यार, मैं तो सुबह सुबह नहा के आ गया, सारा मैल चला गया, है ना। एक्चुअली क्या था, हाथ का मैल क्यों बोला गया इसको, पैसे को? क्योंकि जैसे हम नहाते हैं, मैल आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहा, उसी तरह से पैसे को बोला गया पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वो कभी टिकेगा नहीं। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों बोला गया और कैसे एक्चुअल में पैसा आता जाता रहता है, समझो जरा। उसे मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। कैसे समझोगे? देखो, ये हमारा पहला क्षेत्र हो गया परिवार क्षेत्र, ठीक है। और इधर मैं लेता हूं उत्पादक क्षेत्र, इधर मैं लेता हूं उत्पादक क्षेत्र। अब क्या होता है, परिवार क्षेत्र से सबसे पहले लोग काम करने के लिए कहां जाते हैं? उत्पादक क्षेत्र के पास काम करने जाते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं काम करने जाते होंगे, तो वो परिवार क्षेत्र से निकल के कहां जा रहे हैं? उत्पादक क्षेत्र के पास। तो जो काम करने जाते हैं उन्होंने अपनी क्या दी? उन्होंने अपनी दी कारक सेवाएं। क्या दी? कारक सेवाएं दी, जैसे कि श्रम हो सकता है, पूंजी, है ना, ये चीजें। उसके बाद उत्पादक क्षेत्र की तरफ से मैं बात करूं, हाँ जी तुमने काम कर लिया, ये लो तुम्हारी सैलरी। उत्पादक क्या करेगा? काम करने के बदले ये लो तुम्हारी सैलरी। तो जो काम करने के बदले परिवार क्षेत्र को आय मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? वो पैसा इधर की तरफ आएगा। जरा मेरे इन एरो पे ध्यान देना। तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे कारक आय। जैसे श्रम के बदले क्या मिलेगी? मजदूरी। और पूंजी के बदले क्या मिलेगा? ब्याज। ठीक है। अब परिवार क्षेत्र के पास पैसे ही पैसा आ गया। कह रहा अब मैं क्या करूं? अब मुझे चाहिए अपने जरूरत की चीजें, मेरे को आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, पिज्जा चाहिए, मोमोज चाहिए। तो वो तो किसके पास है? उत्पादक के पास है, क्योंकि बना के ही हम आए थे। लेकिन वो फ्री में थोड़ी ना लान देगा, हमने उसके यहाँ बना दिया, लेकिन उसने उसके बदले सैलरी दे दी, सामान नहीं दिया है। तो हमें दोबारा से ये पैसे कहां लेके जाने पड़ेंगे? उसके पास। तो मैं जाऊंगा अब दोबारा इसके पास, ठीक है, और इसको क्या दूंगा? पैसे दूंगा। इसे बोलेंगे हम क्या? उपभोग व्यय। उपभोग व्यय। देखो पैसा यहां चला गया। उपभोग व्यय करने के बाद उत्पादक कहेगा ठीक है, आपने हमें पैसा दे दिया, ये लो आटा ले जाओ, चावल ले जाओ, क्योंकि पैसा हमारे पास आ चुका है। तो उत्पादक परिवार क्षेत्र को क्या देगा? सामान देगा। तो यहां से होगा क्या? यहां से उत्पादक क्षेत्र से यहां की तरफ क्या क्या आएगा?
वस्तुएं तथा सेवाएं आएंगी, वस्तुएं तथा, यहां पे दोबारा से लिख देता हूं, वस्तुएं तथा सेवाएं। अब हुआ क्या, समझना जरा ध्यान से, ये पूरा जो चक्र बना, ये क्या बन गया, आय का चक्रीय प्रवाह। अब परिवार ने जैसे सामान लिया, उसके पास पैसे खत्म, दोबारा पैसे चाहिए, दोबारा से कौन सा मॉडल चालू होगा, दोबारा से वो काम करने उत्पादक क्षेत्र के पास जाएगा, उत्पादकों से आय देगा, फिर ये उपभोग व्यय करेगा, फिर वस्तु से ले आएगा, फिर पैसा खत्म, फिर जाएगा काम करने, फिर आय आएगी, फिर खर्च करेगा, फिर वस्तु आएंगी। ये चक्र लगातार चलता रहता है, इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। समझ आया आपको? तो इसलिए बोलते हैं पैसा हाथ का मैल है, आता है जाता है, आता है जाता है। नाउ अब समझने वाली बात है, इस चक्रीय प्रवाह में से दो तरह के प्रवाह निकल के आते हैं। आप जरा नोटिस करेंगे, एक तो मैं जिस पे ब्लैक वाला मार्कर सर्कल करूंगा और एक जिस पे रेड वाला। तो जरा देखो, कारक सेवाएं और वस्तुएं तथा सेवाएं, ये वो लाइनें हैं जिनसे पैसा इधर से उधर नहीं हो रहा है, वस्तुएं या सेवाएं हो रही हैं। और रेड वाला जिन पे सर्कल फिराऊंगा, ये सर्कल इस पे कर दिया मैंने, एक इस पे फिरा दिया, बोले तो सर्कल कर दिया। ये वाली कौन सी है, जिसमें पैसा इधर से उधर आ रहा है। क्यों, देखो जब हमने भोग व्यय किया तो पैसा इधर से इधर आ गया, और जब उसने हमें आय दी तो पैसा इधर आ गया। ये पैसे वाली लाइन है, मुद्रा वाली। ठीक है, क्या ऐसे बनाऊं पैसे को, नोट करेंसी, तो ये पैसे वाली लाइन है। मैंने डॉलर बना दिया, ठीक है, डॉलर तो मैं ज्यादा समझ आता है। तो अब इस जो प्रवाह है, इस वाले को, इसको बोलते हैं बेटा कौन सा प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। रेड वाले को मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह वो जिसमें एक जगह से दूसरी जगह केवल पैसे का लेन देन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह केवल पैसे का लेन देन हो रहा है, उसे मौद्रिक प्रवाह बोलते हैं। और जिसमें एक जगह से दूसरी जगह किस चीज का लेन देन हो रहा है, वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, उसे बोलते हैं बेटा वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि मैं यहां पर, मान लीजिए मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं किसी और के यहां, मैं अगर किसी और के यहां कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, तो मैं उसके यहां पढ़ाने गया हूं, ये वास्तविक प्रवाह में आएगा। मैं पढ़ाने गया हूं, मैं अपनी सेवाएं देने गया हूं, ये वास्तविक प्रवाह में आएगा या मौद्रिक प्रवाह में? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। वेल स्टूडेंट, इस टॉपिक के बाद ये वाला चैप्टर यहां पर खत्म हो गया है, ठीक है। वेल और इससे रिलेटेड अगर लग रहा है कोई डाउट रह गया या कोई कमेंट रह गया, कोई टॉपिक छूट रहा है तो मुझे बता दो। और आज का पढ़ाना मेरा सफल हो गया हो, अगर तुम्हें आपको समझ आ गया हो तो सफल हो गया है, सफल हो गया तो प्लीज एक लाइक देकर मुझे बता दो कि हाँ सर आज का टॉपिक समझ आ गया। बात बाकी हिंदी मीडियम कंटेंट है, कहीं नहीं मिलेगा। अगर चाहते हैं कि सबको मिले तो प्लीज दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, जो भी आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लिखेंगे सर हाँ बहुत अच्छा बना रहे हो, समझ आ रहा है, तो मैं फर्दर आगे की और भी वीडियो बनाऊंगा, मैक्रो की भी, इंडियन इको की, बोले तो भारतीय विकास वाले चैप्टर की भी। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।